और आइए आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा। कर्नाटक के जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह हमारे साथ मौजूद है, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। यश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और शुरुआत यश श्रीवास्तव आप ही के साथ। पहले तो बहुत सारी बधाइयां आपको कर्नाटक विजय के लिए। अब ये समझाइए कि कर्नाटक की विजय कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण और क्या कहना है तमाम नेताओं का और कार्यकर्ताओं का, कितने लबरेज आत्मविश्वास से पार्टी इस वक्त है? धन्यवाद। सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता का धन्यवाद है, जिन्होंने नफरत और क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत के ऊपर आम जनता और गरीबों की शक्ति को ज्यादा महत्व देते हुए हमें जिताया। और उसके बाद हम कर्नाटक की जनता से और समूचे देश से ये वादा भी करते हैं कि जिन गारंटी के साथ हम इस चुनाव में उतरे थे वो हम कर्नाटक की जनता को डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा देश में भी इसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए अपनी आगे की रणनीति पर चलेंगे। अब जहां तक बात आती है आगे हम क्या करेंगे, तो जैसा कि राहुल जी ने बताया और जैसा हमारी पार्टी की पूरी विचारधारा है, हम पहली मीटिंग में ही इन गारंटी पर काम करके दिखाएंगे। और उसके बाद जब कोई अगले चुनाव होंगे दूसरे राज्यों में, तो हम ये अब जान चुके हैं कि भारत की जनता नफरत से नहीं प्रेम से आगे बढ़ने में विश्वास रखती है और हम उसी पर काम करेंगे। एसएन सिंह, नफरत फैलाई आपने और मोहब्बत से कांग्रेस ने इस बाजी को जीत लिया, यह कहना है कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी का एनालिसिस क्या कहता है इस हार के बाद? 64 सीटों पर अभी सिमटी हुई रुझानों में नजर आ रही है। नतीजे क्लियर होंगे थोड़े बीतते वक्त के साथ, लेकिन 64 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है। और बीजेपी ये कह रही थी जीतेंगे हम ही, डबल इंजन की सरकार बनेगी और हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदेश दिए हम उसको स्वीकार करते हैं, हम बधाई देते हैं वहां के प्रत्याशियों को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने ये जीत हासिल किया। लेकिन नफरत का बीज वो कभी बंद नहीं करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अभी से बंद कर दीजिए। जो विदेशों में जाकर ये कहते थे कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, आज उनको समझना होगा कि ये कांग्रेस नहीं जीती, एक लोकतंत्र जीता है। जिस ईवीएम पर आप सवाल उठाते थे, जहां आप हार जाते हैं वहां ईवीएम खराब हो जाती है। जहां पे जज आपके खिलाफ फैसला दे देता है वो कोर्ट खराब हो जाती है। निश्चित तौर पे आज वो संविधान जीता है, वो लोकतंत्र जीता है और हमेशा जीत होती रहती है। चुनाव तो देखिए, इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश है, अभी 7 राज्यों के चुनाव हुए, नॉर्थ ईस्ट के भी चुनाव हुए। समाज और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, उनकी कहीं जीत नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उत्तराखंड में चुनाव हुआ, पंजाब में चुनाव हुआ, बहुत सारे जगह पे करारी हार मिली कांग्रेस को। फिर भी आज कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुना है, साधुवाद, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल एसएन सिंह जी, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि आप और आपकी पार्टी ने बिल्कुल बहुत मेहनत की और प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर्नाटक में रहे, उन्होंने रोड शोज किए, रैलियां की। लेकिन एक चीज पहले दिन फ्रॉम द डे वन इस चीज का जिक्र हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय जो इकाई है उसमें काफी असंतोष है और एक दूसरे के प्रति वहां पर बहुत खींचतान है। और उस खींचतान को क्या केंद्रीय नेतृत्व समझ नहीं पाई, नंबर 1। और नंबर 2, जो जिस तरह के वादे किए भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर लोगों का एतबार क्या नहीं गया? क्या 40% कमीशन की बात जो लगातार कांग्रेस कर रही थी एसआर बोमई, बसवराज बोमई के ऊपर, वो क्या चलता रहा? नहीं जी ने अच्छा सवाल पूछा और मैं कह रहा हूँ कि इस पे हमारे जो वरिष्ठ हैं वो जरूर बैठेंगे और इस पे ये चर्चा होगी। क्योंकि शुरू से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि जो स्थानीय वहाँ के हमारे नेता हैं उसमें नहीं सामंजस्य। फिर भी मैं कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही मत किए हैं। पहले भी आप देखे होंगे, इसके पहले का जो चुनाव था उसमें 36% पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मत मिला था और इस बार भी लगभग 36% वोट मिला है। जेडीएस को पिछले चुनाव में 18% वोट मिला था, जो 13% घट गया है। और 5% जो 38% वोट कांग्रेस को मिला था, वही 5% जो जेडीएस का घटा हो 43% उनको मिला है। फिर भी हम कहते हैं कि हार और जीत के हजारों कारण होते हैं, हम सम्मान करते हैं जनता का।
जनता ने जो कुछ भी दिया, और मैं ये मांग भी करता हूं कि जो कुछ भी वादा कांग्रेस के मतलब आपका कहने का ये है सिंह साहब की बीजेपी की तरफ से कोई कमी नहीं रही, अगर मैं इसको समझूं तो आपका वोट परसेंट इंटैक्ट रहा है और जो कांग्रेस को मिला है वो जेडीएस का कट के मिला है, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं। और दूसरी एक और बात पूर्णिमा, मैं इस सवाल के साथ जोड़ूंगा कि पिछले बार भी आपका वोट परसेंटेज लगभग इतना ही था, लेकिन सीटें कांग्रेस से ज्यादा 104 थी, और इस बार परसेंटेज ऑफ वोट हालांकि उतना ही है, लेकिन सीटें घटकर 40 से के आसपास सीटें घट गई हैं, 64 पर हैं, पिछली बार 104 पर थे। तो ये जो वोट स्विंग और उसके अलावा जो वोट स्विंग के साथ साथ जो जीत का मार्जिन है, क्या वो मार्जिन कम रहा? कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं समझ पाई कि जो स्विंग ऑफ वोट है उस पर कैसे अपना असर डाला जाए? अमित जी, अच्छी बात आपने कहा। लगभग 50 सीटें ऐसी आ रही हैं जहां पे मार्जिन 1000 से कम का है, लगभग 1000 के तकरीबन का है। ये भी पूरा हो जाता है तो उससे भी हम समीक्षा करेंगे, और हम अपने चीजों पे अभी भी कायम है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास के कार्य वहाँ पे शुरू की थी, केंद्रीय स्तर पे जो भी योजनाएं हमारी थी, वो सभी जारी रहेगी। एक सेकंड साहब, बस यश आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, फिर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, जल्दी से प्लीज। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, तो मैं उनको बता देता हूं कि चुनाव जीतना ही पार्टी का स्तर नहीं बताता है। पार्टी के मापदंड चुनाव के बाद उन्होंने क्या किया जनता के लिए उससे तय होते हैं, और यदि वो मापदंड देखना चाहें तो इस समय मणिपुर की स्थिति देख लें। उसी को देखते हुए जनता ने इन्हें एक ठीक है सर, आपने तो कर्नाटक जीत लिया, और कर्नाटक को लेकर आपने कह भी दिया कि जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी, जो हमारी तरफ से 5 वादे किए गए हैं, हम उन पर काम करेंगे। तो ये अखंड कर्नाटक की जीत है। डीके शिव कुमार का ये रिएक्शन। सिद्धारमैया भी लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, और दोनों की मुलाकात दिल्ली में होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचेंगे इस बड़ी जीत के बाद जो कर्नाटक में मिली है कांग्रेस को। इसी पर कर रहे हैं चर्चा। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आलोक पांडे जी, आपसे रिएक्शन लेते हुए, कुल मिलाकर अगर आज के चुनाव की बात की जाए, दोनों पार्टियां आश्वस्त नजर आ रही थी, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस जीती है, और वो भी भारी अंतर के साथ जीती। अपने टारगेट से बढ़कर वो अभी की पोजीशन में स्ट्रांग नजर आती है। अगर इसमें कांग्रेस के लिए टेक अवेज देखे जाए तो क्या है? बीजेपी के नजरिए से अगर हम देखें तो ऐसा क्या गायब रहा या ऐसा क्या इंपैक्टफुल नहीं रहा जिसकी वजह से बीजेपी 64 पर सिमटी हुई नजर आती है? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें कांग्रेस के लिए तो संजीवनी है। अगर कर्नाटक नहीं जीतती तो कांग्रेस के लिए अब विपक्ष के लीडरशिप के रूप में उभरने में बड़ी दिक्कत आती है। अब आप सोचिए, कांग्रेस न केवल जीती है, उसने बहुत स्ट्राइक किया। ऐसे बीजेपी जीता करती है। जैसे आप देखो कि बहुत बार ऐसा होता है कि बीजेपी कांग्रेस जीतती, लेकिन इस बार जो कांग्रेस जीती है वो ऐसे जीती जैसे गुजरात में बीजेपी जीती थी। इसे कहते हैं बम्पर जीत। ये संकेत है कि विपक्ष को कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये बात इस चुनाव से तय हो गई है कि विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस करने जा रही है। जो नीतीश कुमार जी कभी करते लगते थे, कभी ममता बनर्जी करते लगती थी, कभी अखिलेश यादव जी लगते थे, इन लोगों का जो मनोबल है इससे कमजोर होगा, और इनको यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस अभी चूकी नहीं है, ना तो दक्षिण भारत से ना भारत से। देखिए, 130 प्लस सीटों का मतलब होता है कांग्रेस 1 या 2 बार इसके पहले ऐसा इतिहास दोहरा पाई है, और कांग्रेस ने लक्ष्य ही 130 का रखा था। अगर जनता लक्ष्य से ज्यादा दे दे, इसका मतलब है कि रूलिंग पार्टी से जनता बहुत त्रस्त थी। ये एक संदेश। अब आते हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के लिए बहुत सारे संकेत होते हैं, क्योंकि हार बड़े संकेत तय करती है। लेकिन इसमें एक संकेत ये जरूर है कि जो डबल इंजन की सरकार का नारा बीजेपी ने दोबारा दिया था, तो लोगों को लगा इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, और वहां जैसा कि इनके ऊपर आरोप लगता है भ्रष्टाचार का, 40% कट एंड कमीशन था, वो आरोप दोबारा जनता चाहती थी कि डबल इंजन की सरकार आएगी अगर, तो फिर क्या वही दोबारा शुरू हो जाएगा। तो बीजेपी के लिए जो डबल इंजन सरकार का नारा है, जिन्होंने जरूर से ज्यादा हाईलाइट किया, कर्नाटक में मुझे लगता है कि वो नारा जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया, और जो इन्होंने 3.5 साल 4 साल सरकार चलाई थी, वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जनता ने वोट दिया है। देखिए, अगर बीजेपी को 80-90 सीटें मिल गई होती है तो मानता कि जनता नाराज, लेकिन बीजेपी को आधी सीटों पर आकर लगभग खड़ा करती है, या 40 सीटें बीजेपी की कम हो गई। और आलोक तो जी, एक चीज का और आपसे जिक्र यहाँ चाहूंगा कि जिस तरह से चुनावी कैंपेन स्थानीय वर्सेस राष्ट्रीय मुद्दों पर चल रहा था, अचानक वो कैंपेन
बजरंग दल और बजरंग बली पर चला गया, तो इसका कुछ फायदा बहुत खास दिखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसका उठा नहीं पाई, क्योंकि एग्रेसिव कैंपेन तो वहीं से शुरू हुआ था भाजपा का। देखिए, जो 3.5-4 साल की इनकी कुशासन था, उसमें फिर जो एक रिलीजियस एग्रेशन था, जो कांग्रेस ने उनको मौका दिया था पीएफआई और बजरंग दल जैसे लोगों पर बैन करके, उससे जो बीजेपी ने थोड़ा एग्रेसिव लीड लेने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कुशासन या जो 40% कट मनी या रोजमर्रा का जो जीवन था वहां के लोगों का, वो उससे ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने इमोशनल जो वोट स्विंग वोटर है वो उतनी बड़ी मात्रा में स्विंग नहीं करता है। हालांकि बीजेपी अपने पुराने जो वोटर हैं उनको अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाती है। और इसमें मुझे लगता है कि जो जेडीएस की वोट है वो जो शिफ्ट करता है, जो जेडीएस को भी कर्नाटक की जनता पनिश करती है और कांग्रेस को रिवॉर्ड देती है। वो कहती है कि ठीक है, अब आप बेहतर करके चलाइए, डबल इंजन की सरकार ने तो उतना बेहतर काम नहीं किया है। दूसरी एक बात मैं और आपको बता दूं, देखिए, कांग्रेस ने ये बात बताने की कोशिश की कि बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकार है उसमें भ्रष्टाचार है, वो हम नहीं करेंगे। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिशियरी वर्ग वोटर तैयार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो बेनिफिशियरी वोटर अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बेनिफिट दे करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है और प्रधानमंत्री को कहने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन सर बेनिफिशियरी वो जो वादे थे वो तो कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में साफ तौर पर नजर आए ना, और उनका डेफिनेटली एक उनको मिला है फायदा इसमें हर तौर पर। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने ये कहा कि जो बेनिफिट है वो मैं बढ़ा के देंगे, लेकिन जो भ्रष्टाचार है वो कम कर देंगे। ठीक है सर, मैं आती हूँ संजीव कौशिक। अब एक सेंस ऑफ अप्रोच की बात करते हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर प्रचार किया। कांग्रेस प्रचार तो बीजेपी ने भी वहां पर किया, कांग्रेस ने भी वहां पर प्रचार किया, दोनों ही जीत के अपने अपने वादे दावे भी करते आ रहे थे। लेकिन उसके बाद जीती कांग्रेस। अब जीत तो गई कांग्रेस और वो भी बड़े मार्जिन से जीती, 130 के टारगेट के बाद 136 पर खड़ी है। और जैसे ही जीती तो तुरंत जो सेंस ऑफ अप्रोच राहुल गांधी का नजर आया, नफरत हार गई, मोहब्बत जीत गई, पहली कैबिनेट, 5 वादे पूरे करेंगे, ये एक तरीके का और विश्वास जनता के बीच पैदा करने की कोशिश के तौर पर नजर आया। ये अप्रोच कितनी फायदेमंद कांग्रेस के लिए, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि आने वाले समय में बाकी राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर। और पूर्णिमा, इसी में एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा कि हिमाचल में जब चुनाव जीती कांग्रेस तो पहली कैबिनेट में ओपीएस स्कीम के अलावा जो दूसरी तमाम योजनाएं थीं उसको मुख्यमंत्री सुक्खू ने सहमति उस पर मुहर लगाई। तो कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश लगातार कर रही है क्या, जो बताएंगे संजीव जी, कि क्या उनकी जो घोषणाएं हैं घोषणा पत्र में हैं उसको टारगेट वो पहली कैबिनेट में करने लगी है? देखिए, इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि चुनावी मतगणना के बाद जब हार जीत हो जाए तो मतों का जो प्रतिशत है या फीसदी है वो हम जैसे विश्लेषकों के काम में आता है। हार और जीत केवल पार्टी के हिस्से में आती है और लोकतंत्र में हार और जीत देखी जाती है। चाहे वो 1 नंबर से आप हार जाते हैं या 1 नंबर से जीत जाते हैं, ये उनके लिए मायने रखता है। इससे आप आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम अपने वो एनर्जी को झोंक दिया था इस चुनाव में, ऐसा लगने लगा था एक बार हम जैसे लोगों को भी लगने लगा था कि जीत तो होगी कांग्रेस की, लेकिन इस तरह की जीत नहीं होगी। बीच में एक गलती जिसके बारे में सारे लोग रेखांकित कर रहे थे कि वो एक गलती थी, मुझे लगता है वो गलती नहीं थी, वो कांग्रेस पार्टी की रणनीति वो काम कर गई। और मैं और पूर्णिमा उस पर एक दिन चर्चा भी कर रहे थे कि ये गलती कांग्रेस जानबूझकर नहीं कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और वो भी इस वक्त जब चुनाव कैंपेन पूरे एग्रेसिव मोड में चला गया है। तो यहाँ मूल बात यह है कि क्या अब ये बात मान ली जाए कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार के नब्ज को अब कांग्रेस पार्टी ने पकड़ ली है। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार की बात हुई, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी लगातार वहाँ पर कैंपेन करते रहे और तमाम तरह के वो जिस तरह जो उनका अंदाज है उस अंदाज में उन्होंने लोगों को ललकारा, लोगों को बाहर निकालने की बात की, वो कनेक्ट होने का प्रयास किए, वो ये भी बटन दबाओ, जय हनुमान जी के नाम पे बटन दबाओ, ये सारी बातें करते रहे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये जीत का यदि ये अंक जो है वो 100 से 110-15 के बीच में यदि कांग्रेस पार्टी की जाती तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को स्वीकार किया है और भारतीय जनता पार्टी को इग्नोर किया है, बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन ये जीत दिखाता है कि ये अब भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम वरिष्ठ लोग या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो एक गुस्सा भी इसमें साफ साफ दिखाई देता है। अब क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मानने को तैयार हैं कि ये हार
अब वहाँ के लोकल लोगों की हार नहीं है। वो बार बार जो डबल इंजन की सरकार, केंद्रीय नेतृत्व का चेहरा आगे रख करके चुनाव लड़ने की बात करते हैं, वो मानेंगे कि वो जो एक आभा मंडल जो था, उस आभा मंडल की चमक अब फीकी पड़ती जा रही है। बहुत दिनों तक आप गोबर को केक बना के नहीं बेच सकते। अब ये कलई उतरती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये नीचे की तरफ ग्राफ जा रही है? क्या ये मानते हैं भारतीय जनता क्या पार्टी? इसमें आप एड ऑन लोकल लीडरशिप की कमी होना भी एक कंसिडर करते हैं सर कर्नाटक में बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, निश्चित रूप से ये कहने में भी हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जब भी आप डबल इंजन, मेरे घर में एक रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं, तो मुझे पता है कि डबल इंजन पहले तब लगाया जाता था वो कोयले वाले में, जब पहला इंजन फेल्योर हो जाता था, गंतव्य तक लाने के लिए दूसरा इंजन, फिर वो वापस कर लिया जाता था। तो ये डबल इंजन की सरकार का भी अब ये जो एक पिटारा था उसका भी फेंक खुलता हुआ दिखाई दे ये रहा भी है। कि दक्षिण में शायद वो चीज नहीं चल पाई जो हमेशा उत्तर भारत और दक्षिण भारत की राजनीति में स्पष्टता देखी जाती है। वहां शायद भाजपा से ये चूक हुई, जो रिपीट करने की बात भाजपा कह रही थी और दक्षिण का दुर्ग बचाने की बात कह रही थी, वहां शायद वो स्ट्रैटेजी काम नहीं आई जो अमूमन इधर काम आ जाती है। प्रेम कुमार जी, एक रिएक्शन आपसे लेते हुए, क्योंकि अब इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो रही है। इसमें आती हूँ आपके पास, एक बार जल्दी से प्रेम जी से मैं एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अब यहाँ से आगे क्या, यहाँ तो कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन अब आने वाले वक्त में अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 2024 हमारे सामने है। विपक्षी एकता की बात होती हुई नजर आती थी, लेकिन केंद्र में जिस तरीके से कांग्रेस कमजोर थी, कहीं ना कहीं विपक्ष के मन में खिंच था कि क्या कांग्रेस को वो जगह, वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जिसकी वो डिमांड करती है। इसको आप बेनिफिट के तौर पर कांग्रेस के लिहाज से कैसे देखते हैं? विपक्षी एकता को आगे बढ़ता हुआ आप कैसे देखते हैं? और कांग्रेस के लिए राज्यों के चुनाव, 2024 के चुनाव को प्लस में क्या आप देख पाते हैं प्रेम कुमार इस जीत के साथ? जी शुक्रिया। कर्नाटक के चुनाव के बाद देखिए एक दो चीज़ें साबित हुई हैं कांग्रेस के भीतर जो उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाली है। कि पहले प्रियंका गांधी ने मेहनत की थी तो हिमाचल निकला था, कहा गया कि बहुत छोटे मार्जिन से है या अकस्मात है। और कर्नाटक जो है, यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के रूप में राहुल गांधी की भी मेहनत थी, प्रियंका भी आए और सोनिया गांधी जी का भी वहाँ उनकी भी सभा हुई, यानी पूरे परिवार ने वहाँ मेहनत की, गांधी परिवार ने मेहनत की, मेहनत करते हुए दिखे। और इसके अलावा स्टेट यूनिट की पार्टी के साथ सिंक हुआ, ये जहां कांग्रेस में दिख रहा है कि इसकी पॉजिटिव बात है, इससे इसका मनोबल बढ़ेगा और फिर आगे वो काम करेगी। यही चीज़ बीजेपी में लैकिंग दिखी, इस पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं कि आज 200 सीटों वाली विधानसभा या उससे ज़्यादा देश में 7 राज्य हैं, 7 में 2 पर बीजेपी का सीधे कब्जा है और 1 में गठबंधन में बीजेपी है। और अब कांग्रेस भी 2 में आ गई है और 1 में गठबंधन में हो गई है, यानी 7 बड़े राज्यों में, जबकि 1 में मान लीजिए ममता बनर्जी या तमिलनाडु को जोड़ लीजिए तो कांग्रेस के लिए थोड़ा एक एक्स्ट्रा भी हो गया। मैं तमिलनाडु को नहीं गिन रहा है कांग्रेस गठबंधन में, क्योंकि उसकी बहुत छोटी भूमिका है। तो कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर 7 बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष खड़ी होकर के दिख रही है। ये कांग्रेस का टॉनिक है, मनोबल है। अब इसके आगे वो ये एक जीत मिली है तो अब वो सोच सकती है, उसमें खुद में विश्वास वापस आ सकता है। पहले ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता कि राहुल गांधी जी को बुला लो, राहुल गांधी आएंगे अपने कांग्रेस हार जाएगी, हम जीत जाएंगे, ऐसे बोला करते थे। लेकिन अब वो नहीं बोल पाएंगे कि राहुल गांधी को बुला लो। तो ये कांग्रेस की जीत हुई है। यानी प्रेम जी, कुल मिलाकर जो कांग्रेस ने अपना कद अपने घर में तो बढ़ाया ही है, खासतौर से विपक्ष के सामने भी उसने अपना कद बढ़ाया है। अगर कर्नाटक हार जाती तो शायद विपक्ष के जो एकीकृत विपक्ष की बात कही जा रही है उसमें कांग्रेस पीछे छूट जाती। देखिए वो जो होता कि कांग्रेस अगर हार जाती तब तो बहुत पहले से ये नैरेटिव सेट हो रहा था कि कांग्रेस अभी नहीं जीती तो कभी नहीं जीतेगी, और ये भी सेट हो रहा था कि कांग्रेस सेल्फ गोल करने में आगे है, वो कांग्रेस जीतती हुई हार जाती है। ए देखो ये गलती कर दिया, ये देखो बजरंग दल बोल दिया, अब तो गई। ये जो पूरा माहौल क्रिएट किया गया था, इसको कांग्रेस ने माने तार कर दिया है। ये भी कांग्रेस की उपलब्धि है। अब विपक्षी एकता के रूप में इसको मत देखिए। एक विपक्षी एकता तो एक वातावरण होता है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं। बात है कि जब जनता तैयार होगी, वातावरण
भी तो जरूरी जी। होता है सर। जी, उस मुफीद वातावरण तो अब मिलेगा ना, जी, तब तो जी, फिर आगे यानी की बात कांग्रेस को बढ़ेगी। एक ऑक्सीजन तो इसीलिए- मिला है यहाँ पर। हाँ, इसीलिए। लेकिन अमित, आपका एनालिसिस, क्योंकि देखिए कांग्रेस को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि कर्नाटक की जीत वाकई में कांग्रेस के लिए कितना मायने रखती है। दूसरी तरफ बीजेपी के 12 मंत्रियों का हार जाना अपने आप में बीजेपी के लिए खुद अचंभित करने वाला है, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं की गई होगी। बोम्मई ने स्वीकार लिया कि हम लोग हार गए, आगे हम नतीजों पर एनालिसिस करेंगे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन बीजेपी को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि 64 पर सिमट जाएगी। हाँ, देखिए मुझसे सवाल है। नहीं सर, अमित से सवाल। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है पूर्णिमा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से इस चीज को लेकर काफी सुगबुगाहट थी कि जो वहां की क्षेत्रीय इकाई है उनमें परस्पर विरोध है, और इसके विरोध के दो कारण थे। कारण नंबर 1 कि आप येदुरप्पा को एक तरीके से भूमिका में ला रहे हैं, और बसवराज बोम्मई वो मुख्यमंत्री थे, दोनों लिंगायत समाज से आते थे, और एक लिंगायत समाज में एक तरह का वर्चस्व जो होता है वो येदुरप्पा जी के पास था। नाम इसमें अमित में बीएल संतोष का भी हाँ, मैं उस पे आऊंगा बिल्कुल। और उसमें एक चीज जो थोड़ा सा मैसेज जो गलत जाने लगा कि टिकटों का जो आवंटन हो रहा है वो क्या व्यक्ति विशेष के साथ जा रहा है, ये मैसेज कर्नाटक में बहुत बड़ा मैसेज चला गया। जगदीश शेट्टार का टिकट कट जाता है, वो भले चुनाव हार जाते हैं, लेकिन लिंगायतों में जो उनकी पैठ थी, उनके जो लोग थे, उनमें असंतोष गया। दूसरी तरफ एक दूसरी चीज और बताऊंगा, 1999 में पूर्णिमा एसएम कृष्णा वोकालिंगा समाज से आते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद दूसरे वोकालिंगा समाज से प्रदेश अध्यक्ष हुए डीके शिव कुमार। 1999 में भी कांग्रेस जीती थी और अब भी कांग्रेस जीती है। इसका क्या मायने है? इसके मायने हैं कि वोकालिंगा समाज ने पूरी तादाद में कांग्रेस के पक्ष में वोट किया। अब आते हैं कुरबा, जिसके नेता है सिद्धारमैया। शुरुआती दौर से ही ये लग रहा था कि कुरबा समाज जो है वो सिद्धारमैया के साथ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी फैक्टर जो इसमें कामयाब रही वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित होना और दलित में एक मैसेज जाना, और उस पर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने 4% आरक्षण अल्पसंख्यकों के काटे थे वो यहां पर कांग्रेस के साथ एड ऑन हो गया। जेडीएस में अल्पसंख्यक ज्यादा बिलीव नहीं किए और जो छोटे लेवल पे कैंडिडेट खड़े थे उसके साथ वो नहीं गए, उन्होंने इंटैक्ट होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया। तो ये स्ट्रैटेजी की जो है वो एक तरीके से गलती भारतीय जनता पार्टी से हो गई और क्षेत्रीय राजनीति पर राष्ट्रीय राजनीति कब्जा नहीं कर पाई। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, यश को मैं लाना चाहूंगी डिबेट में। यश, सबके मन में अब एक सवाल जरूर है कि चेहरा कौन होगा, यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। अब इसमें दो नाम सामने हैं, डीके शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, और दोनों की तरफ से इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी ताकत झोंकी गई। और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को कर्नाटक में बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। क्या आप ये मानते हैं कि ये चुनौती है, या इसमें भी सब सर्वसम्मति से ठीक ठाक चलेगा बिना किसी अपवाद के? देखिए, इसमें कोई चुनौती नहीं है। ये संविधान में प्रक्रिया मिलेगी आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में कि चुनाव जीतने के बाद सर्वसम्मति से नेताओं का नाम तय होता है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नेताओं के चेहरों को पद पे दिखा के चुनाव नहीं लड़ा, जो विपक्षी दल इस समय करता है। शुरू से ये यही करते हैं, हर जगह ये चेहरा दिखाते हैं। अब वही इनको उल्टा पड़ा है, और कांग्रेस ने हमेशा जनता के लिए हम क्या करेंगे इस पर बात की है। तो अभी भी जो चेहरों की बात है, तो जो हाईकमान तय करेगी, जो सर्वसम्मति से विधायक दल तय करेगा, उस पे आप मतलब एक लाइन प्रस्ताव आएगा, कैबिनेट मिल जाएगी। यश, यानी कि एक लाइन प्रस्ताव आएगा। वो कांग्रेस की परंपरा भी रही है। ठीक है, उस एक लाइन प्रस्ताव के साथ कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाते पूर्णिमा, हैं। एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा कि इसमें जीत का जो चेहरा है, भले ही डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के सिर जाता हो, लेकिन कई एक ऐसे लोग थे जिनको बैकरूम बैरन के तहत कांग्रेस ने यूज किया। एमबी पाटिल उसमें एक नाम है जो लिंगायतों में एक चेहरा माने जाते थे, जगदीश शेट्टार को एमबी पाटिल ही लेकर आए थे पार्टी में। दूसरी तरफ शशिकांत सेंथिल, ये वॉर रूम के एक्सपर्ट माने जाते, आईएएस ऑफिसर थे और कांग्रेस ज्वाइन किया इन्होंने, इनकी बड़ी भूमिका रही। तीसरा नाम है सुनील कोलागुलू का, ये ऐसा नाम है जो स्ट्रैटेजी बनाता है, और प्रशांत किशोर के साथ ये सुनील कोलागुलू हुआ करते थे, अलग हुए, कांग्रेस के साथ हुए, स्ट्रैटेजी बनाई और जीत
दिलाई। एक और नाम आता है जी परमेश्वर का, पहले पूर्व अध्यक्ष थे और दलित समाज में इनका बड़ा पैठ रहा है। तो ये वो नाम है जिनका जिक्र इसलिए जरूरी है कि कोई इनके नाम का जिक्र नहीं करता है आज की तारीख में। वो सारे बड़े नेताओं का जिक्र हो रहा है, लेकिन जो पर्दे के पीछे से जिसने रणनीति निभाई, जो डोर टू डोर कैंपेन का आइडिया दिया, वो कांग्रेस के लिए ज्यादा। थोड़ी देर पहले मैं देख रही थी 5 बड़े नाम का जिक्र चल रहा था कांग्रेस की इस जीत के पीछे, लेकिन ये भी कुछ नाम आपने ऐड ऑन किए। ये बड़ा अच्छा रहा क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है, 136 पर लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सिमटी हुई 64 पर नजर आ रही है, लेकिन अब इसके बाद सवाल जेडीएस के भविष्य को लेकर भी है। बहरहाल इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।